नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज है दिन शनिवार। आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए जो हम लोग डेली लाइव क्लास देखते हैं वह रूटीन वाइज है। सोमवार के दिन फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी और गुरुवार के दिन 100 मार्क्स हिंदी जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार हम लोग आर्ट्स अर्थात आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। आज है शनिवार, इसलिए आज हम लोग अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट देखने वाले हैं। और आज का क्लास अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहा जा रहा है क्वेश्चन 1 इस चैप्टर से, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि के में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। मार्शल, रिकार्डो, रैगनर फ्रिश या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, वीडियो के नीचे लाइव चैट से जुड़ जाएं। उसमें हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो उसमें जरूर दें। तो बताइए, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया। तो चलिए याद रखेंगे, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में जो अर्थशास्त्री विभाजित किए थे वे ना ही मार्शल हैं, ना ही रिकॉर्डे हैं और ना ही रैगनर फ्रिश हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जिस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में विभाजित किया था आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में, वे ना ही मार्शल हैं, ना ही रिकॉर्डे हैं और ना ही रैगनर फ्रिश हैं। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो अगर ये ऑप्शन रहे तो आप इसका सही उत्तर देंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों का आवंटन का जो निर्णय लेता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। तो जो बात बोले इनमें से वे बात ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है, आर्थिक समग्र का अध्ययन नहीं किया जाता है और न ही राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। असीमित वस्तु आवश्यकताओं से जुड़ी
आर्थिक क्रियाएं, सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझें। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किससे अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं को, या सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों क्रियाएं को अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं को और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं को, दोनों को अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से किन आधार पर स्तंभ पर, निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए कि निम्न में से किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? सभी लोग बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो याद रखेंगे बाबू, असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधन, ये दोनों समस्याओं पर जो स्तंभ है, इस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा। याद रखेंगे, असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधन, ये दोनों आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। तो कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आज का क्लास आप लोगों को पहला क्लास है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी, ग्रीक, जर्मन या अंग्रेजी? बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। माइक्रोज जिसका अर्थ छोटा होता है, निम्न में से कौन सा शब्द है? अरबी शब्द, ग्रीक शब्द, जर्मन या अंग्रेजी? तो याद रखेंगे यह एक ग्रीक शब्द है। याद रखेंगे माइक्रोज एक ग्रीक शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, उपयुक्त सभी। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही आसान सवाल है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, या उपयुक्त सभी? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे बाबू, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। याद रखेंगे, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पहला कह रहा है यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। तो याद रखेंगे साधन की प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है और इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए और बी
दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या इनमें से सभी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे लाइव चैट में। और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास से जुड़े हुए नहीं हैं, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो बताइए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? चलिए तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या संसाधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह से डेली लाइव क्लास से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? उत्पादन, उपयोग, विनिमय व निवेश या इनमें से सभी? बताइए कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? चलिए तो याद रखेंगे आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन प्रकार हैं? तो उत्पादन, उपयोग, विनिमय व निवेश, ये सभी प्रकार हैं आर्थिक क्रियाओं के। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। याद रखेंगे सभी लोग आर्थिक क्रियाओं के जो प्रकार हैं वह उत्पादन है, उपयोग है और विनिमय व निवेश है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएं कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं? चलिए याद रखेंगे आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। याद रखेंगे आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। याद रखेंगे आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी? सभी लोग बताएं कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किस प्रकार से, किस रूप में किया जा सकता है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। और इसी तरह से डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मालूम हुई होगा कि डेली दोपहर 12 बजे इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज होती है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किस रूप में किया जाता है? तो याद रखेंगे अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित रूप में, ये सभी के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत ये सभी रूप में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, दोनों का साथ साथ अस्तित्व होता है।
तो चलिए याद रखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना या अधिकतम लोक कल्याण। बताइए कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखेंगे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य अधिकतम लोक कल्याण होता है। याद रखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो, अधिकतम लोक कल्याण हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। हम लोग चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं सभी विषय से, इसलिए डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़े। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास देख रहे हैं जिसका पार्ट 2 है, और भी विषय का बारी बारी से हो रहे हैं प्रतिदिन। अगर आप चाहते हैं पिछले दिनों के क्लास को देखना तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे जिस विषय का प्ले लिस्ट, उसमें उस विषय का चैप्टर वाइज सभी क्लास आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। बताइए कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो याद रखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लगभग 40 से 50 क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कशन करेंगे। तो कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, किस तरह से गिरता है। तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।